हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सेमेस्टर 7 के सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूनिट नंबर 1 का वन शॉट फॉर द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेमेस्टर 7 दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे टेलीग्राम पर जाकर परचेज कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप मैसेज करें एंड नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं यानी पता लगाते हैं, मेजर करते हैं यानी नापते हैं, वैल्यूएट करते हैं और डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से काम कर रहा है उसको रेगुलरली आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर जो भी उसके आउटपुट्स आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मिल रहा है। यानी सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट वर्क कर सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाए। ठीक है, की पॉइंट्स इसके अंदर की ये आते हैं कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक टाइम का इवेंट नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ों पर फोकस रखता है, परफॉर्मेंस पर भी और डेवलपमेंट पर भी। और इसका मेन एम यही होता है कि इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाए और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए, यानी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों गोल्स अचीव हो जाएं। इसके अंदर हम वही सारी चीज़ें करते हैं जो हम मैनेजमेंट के अंदर करते हैं, जैसे प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग और रिवार्डिंग अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। अब स्टेप्स क्या क्या आते हैं? स्टेप्स आते हैं इसके अंदर सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है इसके अंदर हम ऑलरेडी जो है परफॉर्मेंस के गोल्स को और एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं कि क्या क्या गोल्स हैं जो कि हमको अचीव करना है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं वो करते हैं मॉनिटरिंग, यानी कि जो हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से काम करते हैं और उसको जो है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और रेगुलर फीडबैक देते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को कि तुम ठीक काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहा है। थर्ड करते हैं हम रिव्यूइंग, यानी कि जो भी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है जब एंड ऑफ अ पीरियड हो गया, यानी 1 महीने का हमने उसे टाइम दिए थे गोल को अचीव करने का, अब 1 महीना हो गया तो अब हम उसको रिव्यू करेंगे, यानी उसकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है एंड ऑफ द पीरियड पर, और उसको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों में चेंजेस की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। फिर रिवार्डिंग, यानी कि अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी होगी जैसी उससे एक्सपेक्टेड थी तो उसको रिवार्ड मिलेगा। फिफ्थ होगा उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि फिर उससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो यानी कि अब तो उसको रिवॉर्ड दे दो, और अगर हमें पता लग गया कि ये अच्छा नहीं कर रहा तो हमें उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता लग गया कि यहाँ पर जो है इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड फिर हम उस इंसान को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इफेक्टिवली तभी काम करती है अगर उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, यानी कि उसके जितने भी रिलेटेड बेसिक रूल्स या फिर गाइडलाइंस हैं वो अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छे से चलेगी, फेयर तरीके से चलेगी और इफेक्टिव तरीके से चलेगी। मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहला आता है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारे गोल होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। यानी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए आपके, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सेकंड है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये, यानी कि परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरे साल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनुअल रिव्यू कर रहे हैं, साल के अंदर एक बार कर रहे हैं तो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? पूरे साल किया जाता है। थर्ड आपकी आती है फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर जज करना चाहिए, उनके पर्सनल बायस के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई इंसान पर्सनली कैसा है उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, वो इंसान काम कैसा कर रहा है उसके हिसाब से उसको जज करना चाहिए। फोर्थ है टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं उन मैनेजर्स और एम्प्लॉय जो है आपस में गोल्स को डिस्कस करें, प्रोग्रेस को डिस्कस करें और फीडबैक दें ओपनली। यानी कि मैनेजर का ये काम होता है कि जैसा भी उसने काम करा है उसके एम्प्लॉय ने उस चीज़ का उसको फीडबैक प्रोवाइड करा है, अच्छा करा है तो अच्छा फीडबैक, बुरा करा है तो बुरा फीडबैक। फिफ्थ होता है आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, यानी इसका मेन फोकस होता है स्किल्स को इम्प्रूव करने में, करियर ग्रोथ करने में। इसका मेन ये नहीं होता कि क्या नाम है रिजल्ट को इवेल्युएट करो, इसका सारी चीज़ों पर ये ध्यान देता है कि लोगों की, हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल अच्छी हों,
उनकी करियर ग्रोथ हो और अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसके अंदर इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस गोल है वो इस तरीके से अचीव हो पाए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए, यानी इंडिविजुअल गोल का ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइनमेंट। सेवंथ है आपका फीडबैक एंड रिकॉग्निशन, यानी रेगुलर फीडबैक देते रहें और अप्रिसिएशन देते रहें अपने एम्प्लॉयज़ को। इससे वो क्या होंगे, हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के? सबसे पहला ये होता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों को अलाइन करना, यानी कि ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड है आपका इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यानी एम्प्लॉय जो है हमारी उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना, उसको बेस्ट कोचिंग देना, उसको अच्छे से फीडबैक देना ताकि उसकी जो है इम्प्रूवमेंट हो पाए, उसके अंदर चीज़ें चेंजेस हो पाएँ। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, यानी ये चीज़ों का पता करना है कि कहाँ कहाँ पर हमारा एम्प्लॉय अभी कमज़ोर है, उसको स्किल डेवलपमेंट की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। फोर्थ होता है आपका सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये इसके थ्रू मैनेजर्स को डाटा मिल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए, जिसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या फिर कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जो अभी कमज़ोर है और उससे रिलेटेड अभी करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए या फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फिफ्थ होता है आपका एनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलेगा या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अच्छे काम की वजह से तो उनका मोरल बूस्ट होगा, यानी कि वो मोटिवेट होंगे, फिर आगे जाकर और अच्छा काम करेंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही है तो उसकी वजह से ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन होती है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, वो दोनों आपस में बातें अच्छे से शेयर करने लग जाते हैं। और सेवन्थ है आपका इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हर एम्प्लॉय को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करानी चाहिए कि जो है ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। तो ये होती है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। एट्थ है आपका फोस्टर करियर ग्रोथ, अगर देखो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड्स हमें पता लग गई और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी तो उससे क्या होगा, उसी के करियर ग्रोथ में उसको मदद मिलेगी, उसका भी करियर अच्छे से ग्रो होगा और हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से ग्रो होगी। फोर्थ है पर्पस, क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का? पर्पस का मतलब यही होता है कि क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो मेन पर्पस होता है इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस, यानी कि जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के विजन और स्ट्रेटेजी के साथ लिंक करते हैं तो उस पर्पस को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक पर्पस। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का गोल ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है तो परफॉर्मेंस गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें सर्विस क्वालिटी क्या देनी है, अच्छी देनी है। तो इस टाइप से लिंक कर देना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के विजन और स्ट्रेटजी के साथ, उसको स्ट्रेटेजिक पर्पस कहते हैं। सेकंड होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी कि जितने भी एचआर डिसीजन होते हैं कि प्रमोशन देना या फिर ट्रांसफ़र करना, पे रेज देना या फिर टर्मिनेशन देना, ये सब जो है परफॉर्मेंस के बेस पर होने चाहिए। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रमोशन दो, पे रेज दो, और अगर बुरा काम है यानी बिल्कुल नहीं कर पा रहा तो टर्मिनेशन दो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट काम आता है। थर्ड होता है आपका डेवलपमेंटल पर्पस, यानी कि हम इसके अंदर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता करते हैं। ठीक है, हमें दोनों चीज़ें पता लगती हैं, कहाँ पर हमारा एम्प्लॉय पावरफुल है, कहाँ पर वो कमज़ोर है, और उससे जो है हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये तुम्हारी कमी है, यहाँ यहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उससे क्या होगी, उसकी करियर ग्रोथ होगी। फोर्थ होता है आपका मोटिवेशनल पर्पस, यानी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना कि बेटर परफॉर्म करें वो, उनको अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड देना या फिर रिकग्निशन देना, उससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे कि हम अच्छा काम करें। फिफ्थ होता है आपका कम्युनिकेशन पर्पस, यानी कि एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ से इन्फॉर्म रखना कि उनसे क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड की जा रही हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सिक्स्थ होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पर्पस, यानी कि उन इनसाइट्स को गैदर करना कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रेंड क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ के, और कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर इस चीज़ को करना ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पर्पस कहलाया जाता है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में फ़र्क समझते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं अक्सर साथ इस्तेमाल की जाती हैं, बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और डेवलप करते हैं अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। बट वीआरएस परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पीरियोडिक इवेल्युएशन होता है, यानी कि साल में, महीने में, 3 महीने में एक बार होता है यह, कि एक बार हमने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करा, यानी कि वंस या फिर ट्वाइस ईयर करते हैं इसको, या तो साल में एक बार या 2 बार किया जाता है। इसका मेन फोकस होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि ये चीज़ ये फोकस करती है कि फ्यूचर के अंदर चीज़ें किस तरीके से इंप्रूव की जाए और किस तरीके से हमारा
डेवलपमेंट हो। और परफॉर्मेंस अप्रेजल पास्ट ओरिएंटेड होता है, यानी इसके अंदर एम्प्लॉय की पिछली परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसने पास्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करा और उस हिसाब से उसको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑनगोइंग और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा वन टाइम या फिर पीरियोडिक इवेंट है, ठीक है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करा देना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही होता है कि जैसा भी परफॉर्म करा है उस चीज़ को इवेल्युएट करना और रेट कर देना परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाया जाता है। अप्रोच क्या होता है इसके अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करना, मेंटरिंग प्रोवाइड करना, फीडबैक देना और गोल सेटिंग करना, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अप्रोचेस होते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है जजमेंटल होता है, इसके अंदर मेनली असेसमेंट और रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। और परफॉर्मेंस अप्रेजल मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर किसकी होती है, मैनेजर की होती है या फिर एचआर की होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। अब इसका आउटकम क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उनके अंदर डेवलपमेंट आता है और वो मोटिवेट होते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का आउटकम ये होता है कि उसके अंदर हमें परफॉर्मेंस रेटिंग पता लगती है कि किसको पे रेज देना है, किसको प्रमोशन देना है या फिर किसको वार्निंग देनी है, वो हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता लगती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो हमने इसके अंदर समरी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने देखी। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है चीज़ों को मैनेज करने का और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। प्रिंसिपल्स देखे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और अलाइनमेंट होनी चाहिए इंडिविजुअल गोल की ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या देखे कि गोल्स को अलाइन करना इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, मोटिवेट करना और डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को। पर्पस मेन इसके कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मोटिवेशनल एंड कम्युनिकेशन। तो पीएम और पीए में क्या फ़र्क है, पीएम जो है हमारा ऑनगोइंग और डेवलपमेंटल होता है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियोडिक होता है, साल में एक या दो बार होता है, और ये जजमेंटल होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझते हैं एज अ सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से जितने भी इंटर रिलेटेड पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि कॉमन गोल को अचीव कर सकें। यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो एक पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क हमें देता है कि किस तरीके से गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, फीडबैक, इवैल्यूएशन और रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करें ताकि जो है हमारा एम्प्लॉयज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीका होता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करेंगे, मेजर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, और ये कंटिन्यूसली कैसे चलता रहेगा। इस पूरे सिस्टम को हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो एक जो अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस प्लानिंग, यानी पहले से ही क्लियर गोल्स को सेट करना और एक्सपेक्टेशन सेट करना कि हर एम्प्लॉयज़ से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और दूसरा ये कि मैनेजर और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें जो है अचीव करनी है और ये किस तरीके से मेजर की जाएंगी। और गोल जो होना चाहिए जो आप पहले से डिसाइड करो वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। सेकंड आता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी रेगुलरली जो है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहो और उनको रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड करते रहो। और ये चीज़ें पता लगाओ कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं, इन चीज़ों का रेगुलरली पता लगाते रहो और वो चीज़ें उनके अंदर करेक्ट करते रहो, इंप्रूव करते रहो। और मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी इसके अंदर हम वैल्यूएशन करते हैं, नहीं एम्प्लॉय का देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म करा, जो भी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से परफॉर्म करा या नहीं करा, ठीक है। और ये जो किया जाता है क्वार्टरली किया जाता है, हाफ ईयरली किया जाता है या फिर एनुअली किया जाता है, यानी साल में 4 बार, 2 बार या फिर एक ही बार किया जाता है। फोर्थ है फीडबैक एंड कोचिंग, अगर अप्रेजल हो जाए उसके बाद क्या करता है एम्प्लॉयज़ को हम फीडबैक देते हैं। एम्प्लॉयज़ को कौन फीडबैक देता है, मैनेजर्स फीडबैक देते हैं और कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उनको बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपकी वीकनेस ये हैं और यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये इसका मेन फोकस जो होता है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, सिर्फ मेन उनको क्रिटिसाइज़ करना
नहीं होता कि आप कमज़ोर हो। मेन इसका ये होता है कि उनकी गलती बताएं और उनको बताएं कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। फिफ्थ आता है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो एम्प्लॉयज़ की और उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाओ। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एचआर डिसीजन लेने में मदद करते हैं, जबकि प्रमोशन किसको देना है, ट्रांसफ़र किसको देना है, ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करानी है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखो ऑलरेडी। सिक्स्थ आता है आपका रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, यानी उन एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको प्रमोशन दो, बोनसेस दो और सर्टिफिकेट दो। और रिकॉग्निशन से क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं और उनके अंदर एक परफॉर्मेंस ड्राइवन कल्चर बनता है। सेवन्थ है आपका परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, यानी उसके अंदर ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है और उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा, उनका सेल्फ डेवलपमेंट होगा और उनकी करियर ग्रोथ होगी, क्योंकि उनको मेंटरशिप मिलेगी और स्किल प्रोग्राम्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की? सबसे पहला तो यह है, ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हर किसी को जो है ये पता होना चाहिए कि उनसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। दूसरा फेयर एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी ये डेटा के ऊपर बेस्ड होता है और परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं फेवरेटिज्म के ऊपर बेस्ड है कि जो अच्छा लग रहा है उसको प्रमोट कर दो। इसके अंदर हम डेटा और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें देखते हैं। थर्ड होता है कंटिन्यूअस होता है, यानी ये पूरे साल किया जाता है, सिर्फ अप्रेजल के टाइम पर नहीं किया जाता। फोर्थ है एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है, यानी मेन इसका फोकस ये होता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो और वो एम्प्लॉय हमारा मोटिवेटेड रहे। फिफ्थ है गोल ओरिएंटेड होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों का ध्यान रखा जाता है, दोनों को कनेक्ट किया जाता है ताकि दोनों ही अचीव हो पाए। सिक्स होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी अगर चेंजेस आ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके हिसाब से अडॉप्ट कर सकें चीज़ों को। सेवन्थ होता है इंटीग्रेटेड होता है, इसके अंदर जो है एचआर सिस्टम को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग से, कंपनसेशन से और सक्सेशन प्लानिंग से। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की? इसके अंदर ये है कि एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन किया जाता है। इसके अंदर ये चीज़ें ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और इम्प्रूव करने में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस गैप्स क्या क्या हैं, और प्रमोट कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि क्या क्या चीज़ें प्रमोट करता है? कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, तीनों चीज़ों को ये प्रमोट करता है। लर्निंग को, इनोवेशन को और सेल्फ डेवलपमेंट को, इन सब चीज़ों को भी इनकरेज करता है। और एचआर डिसीजन के लिए डेटा प्रोवाइड करता है कि किसको प्रमोशन देना है, किसको सैलरी देनी है, किसको इंक्रीमेंट देना है। मेनली ये क्या करता है, पूरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है ओवरऑल, और एक ऐसा कल्चर बना देता है जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है और एक्सीलेंस होती है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज अ सिस्टम तो देख लिया, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस देखते हैं। यानी सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है जहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, एलिमेंट हैं, और प्रोसेस ये बताता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं या फिर क्या क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है प्लान करने में, ऑब्जर्व करने में या फिर इवेल्युएट करने में और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। उसी चीज़ को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर? सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस प्लानिंग करना। ये सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके अंदर हम पहले ही से क्या डिसाइड करते हैं, परफॉर्मेंस गोल को डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट एरियाज क्या क्या हैं वो पता करते हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो दोनों होते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय, ये दोनों उस चीज़ पर एग्री कर जाते हैं कि क्या चीज़ें जो है उनको अचीव करनी है और किस तरीके से वो अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे। और यहाँ पर दोनों चीज़ों के गोल को अलाइन किया जाता है, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों को अलाइन किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी का गोल है कि उसको अपनी सेल बढ़ानी है 20% से, तो सेल्स टीम का गोल ये होगा कि हमें अपनी कस्टमर एक्विजिशन बढ़ानी होगी 15% से और कस्टमर रिटेंशन बढ़ानी होगी 10% से, तभी हमारी 20% सेल बढ़ पाएगी। अब स्टेप 2 होता है इसके अंदर परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन, जो मेन एक्शन स्टेज होता है, यानी जो हमने प्लान्ड गोल बनाया था उसकी तरफ हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मैनेजर उनको नेसेसरी रिसोर्स, सपोर्ट और कोचिंग प्रोवाइड करता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है। उन चीज़ों की ज़रूरत पूरी करना हमारे मैनेजर का काम होता है। फिर टीम वर्क के साथ, वो कम्युनिकेशन के साथ और मोटिवेशन जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। यहाँ पर मैनेजर जो है रेगुलरली ट्रैक करता रहता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई और एम्प्लॉयज़ को गाइड करता रहता है जब भी उसको लगता है कि इनको चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। स्टेप 3 होता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस फीडबैक, यानी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर मॉनिटर की जाती है रेगुलरली,
ठीक है, पूरे परफॉर्मेंस पीरियड के अंदर। और मैनेजर जो है वर्क की क्वालिटी को ऑब्जर्व करता है, टाइमलीनेस को, बिहेवियर को, टीम वर्क को ऑब्जर्व करता रहता है, ये सारी चीज़ें देखता रहता है और फीडबैक देता है, पॉजिटिव भी और करेक्टिव भी। ये रेगुलरली उसको देते रहते हैं कि तुमने अच्छा काम करा या फिर तुमने ठीक काम नहीं करा, तुमको यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और कंटिन्यूस फीडबैक जो होता है हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने वर्क को एडजस्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें फाइनल रिव्यू से पहले। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयज़ जो है रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है, यानी इफ एन एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट राइटिंग नीड्स इंप्रूवमेंट, द मैनेजर कैन गाइड देम मिड ईयर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एनुअल अप्रेजल। यानी एक एम्प्लॉय अगर रिपोर्ट राइटिंग की उसके अंदर ज़रूरत है कि वो रिपोर्ट राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहा, तो मैनेजर जो उसको साल के बीच में ही गाइड कर सकता है कि भाई देखो तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी नहीं होती। अब ये नहीं कि वो साल का एंड होने का इंतजार करेगी, एनुअल अप्रेजल पर बोलूँगा कि भाई मैं तुझे प्रमोशन नहीं दे रहा कि तू रिपोर्ट राइटिंग अच्छी नहीं कर रहा। उसको अभी से बताए कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो क्या करो, अपनी रिपोर्ट राइटिंग को सुधारो। स्टेप 4 होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको फॉर्मल इवैल्यूएशन भी किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये फॉर्मल असेसमेंट होता है कि किस क्या चीज़ जो है एम्प्लॉय ने जो गोल अचीव करा था उसके हिसाब से करी या फिर नहीं करी। ये पीरियोडिकली किया जाता है, या तो महीने में या 3 महीने में या साल में या 6 महीने में किया जाता है ये। और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेटिंग स्केल, 360 डिग्री फीडबैक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, सेल्फ अप्रेजल। ये सारी चीज़ें हम आने वाले यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। बस यहाँ पर इन सब का याद रखें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर इन सब मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो रिजल्ट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और आगे की डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेप 5 होता है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फीडबैक डिस्कशन। तो जब अप्रेजल हो जाता है, एक रिव्यू मीटिंग होती है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसके अंदर जो है इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है कि क्या क्या हमने अचीवमेंट करी और क्या क्या हमने एम्प्लॉयज़ के अंदर स्ट्रेंथ देखी, और क्या क्या एरियाज ऐसे थे हर एम्प्लॉय के अंदर जहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फ्यूचर करियर गोल्स क्या क्या हो सकते हैं अब हमारे एम्प्लॉय के, या फिर किस किस को ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट की नीड है, ये चीज़ें देते हैं। और फीडबैक जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। स्टेप 6 होता है आपका परफॉर्मेंस रिवार्डिंग, यानी कि जो अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, या तो इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन, या फिर अप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं उनको, या फिर पब्लिक रिकॉग्निशंस मिलती हैं, अवार्ड मिलते हैं। तो रिकॉग्निशन मिलने से क्या होता है, उनका मोरल बूस्ट होता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। स्टेप 7 आता है आपका परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग और ग्रोथ। तो फाइनल स्टेप यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो है इस चीज़ में हेल्प करना कि उनकी स्किल्स और एबिलिटी अच्छी हो जाए, यानी उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना है, मेंटरिंग देना, वर्कशॉप्स चलाना उनके लिए, ताकि जो उनके परफॉर्मेंस गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाए। मेन इसका फोकस जो है कंटिन्यूस लर्निंग और करियर प्रोग्रेशन पर होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो हमारा प्रोसेस है वो हम एक बार ग्लैंस में देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी प्लानिंग। इसके अंदर हम क्लियर गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को डिसाइड करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन हुआ कि एम्प्लॉय जो है एज पर प्लान काम करेगा। थर्ड हो गया मॉनिटरिंग, यानी कि ये चीज़ ऑब्जर्व करना और उसके अकॉर्डिंग रेगुलरली फीडबैक देना। फोर्थ हो गया अप्रेजल प्रोवाइड करना, कि फॉर्मली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। फिफ्थ हो गया रिव्यू, यानी रिजल्ट को डिस्कस करना और फीडबैक प्रोवाइड करना। सिक्स्थ हो गया रिवार्ड, कि एम्प्लॉय की जो है जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, गुड परफॉर्मर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको मोटिवेट करना, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना। सेवन्थ हो गया डेवलपमेंट, जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उन एम्प्लॉयज़ का हेल्प करना कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होते हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के? तो सबसे पहले तो ये होता है कि इंडिविजुअल और टीम प्रोडक्टिविटी दोनों ही इम्प्रूव होती है। सेकंड होता है कि ये कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत बनाता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, और इसके अंदर हमें पता लगता है कि कौन हमारे पोटेंशियल लीडर हैं, कि आगे अगर हमें अपनी कंपनी बढ़ानी है तो कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको हम अच्छी पोस्ट पर रख सकते हैं, कि कौन कौन एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इससे क्या होता है मोटिवेशन बिल्ड होती है, इंगेजमेंट बिल्ड होती है और जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है हमारे एम्प्लॉयज़ को। इससे लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, क्योंकि अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी हो जाती है। तो कंक्लूजन हमारा यही आता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज अ सिस्टम जो है हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, मेथड्स एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस है वो हमें एक्शंस देता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड होने चाहिए, किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो सिस्टम का मतलब सीधा सीधा हो गया फ्रेमवर्क, कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और प्रोसेस का मतलब हो गया क्या क्या स्टेप्स हैं और किस किस तरीके से ये की जाती है। यानी ये दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को अलाइन किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ, ताकि ओवरऑल सक्सेस और ग्रोथ
हो सके। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इस यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड मैनेजिंग परफॉर्मेंस। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं मैसेज करके। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर पहले जो आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपिंग परफॉर्मेंस प्लानिंग का। यानी कि परफॉर्मेंस प्लानिंग हमने पहले भी देखा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पहले स्टेप्स होता है कि इसके अंदर हम एक्सपेक्टेशंस और गोल डिसाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए एडवांस के अंदर, कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या चीज़ें उसको अचीव करनी है या नहीं करनी, यानी इस साल उसको क्या चीज़ें अचीव करनी है या नहीं करनी। तो ये चीज़ें हम क्या कहलाए जाते हैं? परफॉर्मेंस प्लानिंग। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है जहाँ पर जो है मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों क्या डिस्कस करते हैं कि क्या काम करना है, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और उस काम को किस तरीके से किया जाएगा, यानी क्या मेथड्स या फिर क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए, और उस काम को करने के बाद किस रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा टारगेट क्या है या फिर हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर डिसाइड की जाती हैं। अब इंपॉर्टेंस ये होती है हमारी परफॉर्मेंस प्लानिंग की, इसके थ्रू अगर हम परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं तो जॉब रोल्स और एक्सपेक्टेशंस के अंदर क्लैरिटी आती है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, और इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम दोनों को कनेक्टेड रखकर साथ में काम कर सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ को ये समझने में मदद करता है कि किस तरीके से उनका वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर प्लानिंग से सारी चीज़ें होंगी तो कन्फ्यूज़न भी कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, और मोटिवेशन इम्प्रूव होगी और अकाउंटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। अब परफॉर्मेंस प्लानिंग के हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो होता है, सबसे पहले आप स्मार्ट गोल डिसाइड करो। स्मार्ट गोल मैंने पिछले यूनिट के अंदर भी बताए थे। स्मार्ट गोल्स कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स डिसाइड करो। फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखो कि KPIs हमारे क्या क्या हैं। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट देखो कि क्या स्किल चाहिए इस काम को करने के लिए, क्या नॉलेज चाहिए, और इस काम को करने के लिए क्या बिहेवियर चाहिए, और उससे रिलेटेड हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं और सपोर्ट हमारे पास कितना है उस काम को करने के लिए। और उसके बाद करियर डेवलपमेंट की प्लानिंग करो और एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का एग्रीमेंट बना लो। तो ये हमारे मेनली कंपोनेंट्स होते हैं परफॉर्मेंस प्लान के, जो इस्तेमाल किए जाते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर। अब प्रोसेस क्या होता है परफॉर्मेंस प्लानिंग का? सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन का विजन समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है और डिपार्टमेंटल गोल्स क्या हैं जो हमको अचीव करने हैं। फिर मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों बैठकर डिस्कशन करते हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कि क्या हमारे गोल्स होंगे जो एक एम्प्लॉय को अचीव करने हैं, और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। फिर उसके बाद दोनों डिसाइड करके एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको अप्रूव करते हैं और फाइनलाइज करते हैं, और उसका कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहते हैं पूरे साल की ये चीज़ें जो हमने डिसाइड करी थी वो चीज़ हमारी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। इसको हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। अब एग्रीमेंट और एक्शन प्लानिंग क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है जब मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारे परफॉर्मेंस गोल्स हैं या फिर स्टैंडर्ड हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और इसके बेसिस पर ही हमें काम करना है, तो उस चीज़ को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एक्शन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि पहले से ही क्लियर रोड मैप बना लो जिसके अंदर सारी चीज़ें हों कि क्या क्या एक्शंस होंगे जो एक एम्प्लॉयज़ को करने होंगे, और टाइमलाइन क्या होगी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जाएंगे या फिर ट्रेनिंग नीड्स क्या क्या होंगी। उसको एग्रीमेंट एंड एक्शन प्लानिंग बोलते हैं। एक्शन प्लान जो होता है हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमारा टारगेट है कि हम इस साल क्या करेंगे, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो अब हमारा एक्शन प्लान इससे रिलेटेड ये होगा कि हम कस्टमर के पास विजिट करें, फॉलोअप्स करें और प्रमोशन करें अपने प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ होती है हमारी एक्शन प्लान। एक्शन प्लानिंग का बेनिफिट्स ये होता है कि हम जो है इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर हेल्प करती है, और हमारे इस चीज़ के चांसेस इंप्रूव कर देती है कि हम अपना रिजल्ट जो है हमारा अच्छा
ठीक है। अब मेथड्स क्या होते हैं हमारे मैनेजिंग परफॉर्मेंस के हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, अब लेबर भी हो उसके ऊपर भी मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो परफॉर्मेंस जो होता है हर लेवल के ऊपर मैनेज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ टॉप मैनेजर्स ही उसको मैनेज नहीं करते। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। टॉप लेवल के अंदर आपको पता है आपके कौन कौन लोग आते हैं, सीईओ, डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम लोग होते हैं। इनके ऊपर क्या मेथड यूज किए जाते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस उनके लिए रखे जाते हैं। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। स्ट्रेटेजिक केपीआईज होती हैं यानी कि लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स होते हैं कि जो जो उनको अचीव करने के लिए दिए जाते हैं। लीडरशिप एवेल्यूएशन होता है यानी कि डिसीजन मेकिंग कैसा करते हैं ये हमारे टॉप लेवल के मैनेजर, या फिर इनोवेटिव कितने हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड कौन कौन है, अलग अलग ब्रांच के मैनेजर्स कौन है और सुपरवाइजर्स कौन कौन हैं, ये सारे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। मेथड जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले तो 360 डिग्री फीडबैक यूज़ किया जाता है, यानी उनके पेयर्स से, जूनियर से, सीनियर से फीडबैक लिया जाता है कि ये कैसे इंसान है। टीम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, कंपेटेंसी असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन की जाती है या फिर कोऑर्डिनेशन स्किल्स देखी जाती हैं। और थर्ड पे आती है हमारी लोअर लेवल की मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल लेवल की मैनेजमेंट। इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगे, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबर भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो इनके ऊपर जो मेथड यूज़ किए जाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, वो है हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, यानी कि वर्क आउटपुट पर आवर या फिर पर यूनिट कितना मिल रहा है हमें, कि 1 घंटे में कौन इंसान कितना काम करके दे रहा है हमें। टाइम एंड मोशन स्टडी यानी एफिशिएंसी कितनी है, कितने टाइम में कितना काम हमको मिल रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है उनका अटेंडेंस या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क पर, कि कौन काम कितना अच्छा कर रहा है या फिर कितने रेगुलरली कर रहा है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है कि किसके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, उस हिसाब से उनका वैल्यूएशन किया जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाता है, जैसे कि इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं और रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है। अब एडिशनल पॉइंट्स जो आते हैं हमारे मैनेजिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यानी कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहो, जो भी प्रोग्रेस हो रही है हमारे एम्प्लॉयज़ की उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहो, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहो और फीडबैक मिलता रहे रेगुलरली मैनेजर्स से। दूसरा होता है परफॉर्मेंस कोचिंग, यानी जो है मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है उनको रेगुलरली कोचिंग प्रोवाइड कर कर। थर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी आपने चीज़ें बनाई उनका रिटर्न रिकॉर्ड रखो ताकि फेयरनेस रहे और फ्यूचर के अंदर अप्रेजल भी आप दे सको, यानी कोई अपनी बात से ना मुकर जाए किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप डॉक्यूमेंट सारी चीज़ों के रिटर्न के अंदर रेडी रखो। फोर्थ होता है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, यानी फॉर्मल डिस्कशन करो ताकि क्या क्या चीज़ें आपको अचीवमेंट क्या क्या करनी है और क्या क्या गैप्स हैं वो सारी चीज़ें आप देख सको। अब ग्राफिक रेटिंग स्केल्स आता है आपका, ग्राफिक रेटिंग मेथड भी जिसको बोला जाता है। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है आपका एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है, यानी पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, जहाँ पर एक मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को जो है अलग अलग उसके ट्रेड के हिसाब से एक स्केल का यूज़ करके जो है उसको रेटिंग करता था उसकी। फॉर एग्जांपल रेटिंग देता था या तो 1 से लेकर 5 तक उसको रेटिंग देता था, या फिर पुअर से लेकर एक्सीलेंट के बीच में अपने एम्प्लॉय को रेटिंग देता था। यानी एक चार्ट की फॉर्म में या होता है जिसके अंदर क्वालिटीज़ लिखी हुई होती हैं एक साइड, जैसे कि टीम वर्क कितनी है, पंक्चुअलिटी कितनी है, कम्युनिकेशन लिखी हुई होती है, और उसके बाद एक स्केल होता है जिसके अंदर जो है अलग अलग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ होता है। यानी कि सबसे पहले इधर लिखा हुआ है टीम वर्क, उसके अंदर उसका लिखे हुए हैं कि 3 मिले हैं, पंक्चुअलिटी के अंदर उसको 5 मिले हैं, कम्युनिकेशन के अंदर उसको 4 मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से बना हुआ होता है आपका क्या, ग्राफिक रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके अंदर मैनेजर जो है आगे सिंपली टिक कर सकता है, मार्क कर सकता है कि हर ट्रेड के अंदर उसको कितना स्कोर देगा, यानी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो उसने 3 पर टिक कर दिया, या 1 से 5 लिखा हुआ है तो 5 पर टिक कर दिया। तो ये फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेटिंग फॉर्म है, ठीक है ना। और दूसरा इसके ऊपर ट्रेड और बिहेवियर जो है क्लियरली लिखे हुए होते हैं, तो उस हिसाब से हर इंसान जो है, हर मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय का फीडबैक दे सकता है। रेटिंग स्केल जो होती है वो लो से लेकर हाई तक होती है, यानी 1 से लेकर 5 तक, या फिर पुअर से लेकर एक्सीलेंट तक हम हर ऑप्शन उसके अंदर डालते हैं, और ये ईजी होती है इसको यूज़ करना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर, सबसे पहले इसके अंदर जो है हम
ट्रेड्स जो भी हमें लिखने हैं वो सारे लिख लेंगे कि स्किल्स, बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम एक साइड लिख लेंगे जितने भी हमको ट्रेड्स ऐड करना है। फिर एक रेटिंग स्केल को डिसाइड करेंगे कि 1 से लेकर 5 तक मार्क्स चाहिए या फिर 1 से लेकर 10 तक देंगे या पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट ऐसा देंगे। ये एक रेटिंग स्केल डिसाइड कर लेंगे इन सब में से जो भी हमें डिसाइड करना है। फिर मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेगा और जो भी उसको स्कोर लगेगा कि हर ट्रेड के अकॉर्डिंग कितने स्कोर इसका होना चाहिए वो उसको दे देगा। अब एडवांटेजेस के ये होते हैं कि ये सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है और एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि एक एम्प्लॉय को 5 मिले, एक एम्प्लॉय को 4 मिले, तो हमें पता लग जाएगा कि 5 वाला क्या है, हमारा बढ़िया इंसान होगा। और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है कि प्रमोशन करना है या फिर ट्रेनिंग किसको देनी है या सैलरी रिवाइज करनी है, तो ये काम आता है कि प्रमोशन किसको देना है, एक को 4 मिला, एक को 5 मिला तो 5 वाले को प्रमोशन दे देंगे। ट्रेनिंग किसको देनी है, एक को 4 मिला, एक को 5 मिला तो 4 वाले को ट्रेनिंग दे देंगे। तो एडवांटेजेस के ये होते हैं, हम क्विकली सारी चीज़ें देख सकते हैं। लिमिटेशन ये होती है, अब रेटिंग जो है यहाँ पर बाइस्ड हो सकती है पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। एक इंसान मेरे हिसाब से एक मैनेजर के हिसाब से टीम वर्क अच्छा नहीं कर रहा, भले से वो कर रहा हो, तो उसके पर्सनल ओपिनियन की वजह से वो बाइस्ड हो सकता है वहाँ पर। और डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती परफॉर्मेंस की, यानी 5 तो दे दिया टीम वर्क पर, तो किस बेसिस पर दिया है ये नहीं पता ना। आप ये बताओ कि क्या चीज़ उसको अच्छी लगी आपको कि जो आपने टीम वर्क में उसको 5 दिया है। और या फिर अलग अलग रेटर जो होते हैं अलग अलग रेट को डिफरेंटली यूज़ करते हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ नहीं है। यानी कोई 1 से 5 यूज़ कर रहा है, कोई 1 से 10 यूज़ कर रहा है, कोई पुअर, एक्सीलेंट यूज़ कर रहा है, कोई मतलब एक रेट इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हो सकता है ये फील करें कि रेटिंग जो है अनफेयर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीडबैक नहीं दिया जाता। हो सकता है एक इंसान को 2 नंबर मिल गए टीम वर्क के अंदर, अब वो कंफ्यूज है कि मतलब मैंने क्या गलती करी, क्या चीज़ मुझसे हुई कि मुझे 2 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर अक्सर होती है। नेक्स्ट आता है आपका रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड जो है कंपैरिजन बेस्ड अप्रेजल मेथड होता है। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को रैंक किया जाता है कि बेस्ट कौन है और वर्स्ट कौन है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी कि टॉप परफॉर्मर जो होते हैं उनको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, इस तरीके से रैंक की जाती है। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल स्कोर किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ रिलेटिव परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अब अलग अलग टाइप के रैंकिंग मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिंपल रैंकिंग, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर के अंदर रैंक किया जाता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट परफॉर्मेंस के बीच में हर किसी को रैंक किया जाता है। सेकंड आता है आपका पियर्ड कंपैरिजन रैंकिंग, यानी यहाँ पर जो हर एम्प्लॉय है उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ एक पियर के अंदर, ठीक है। और स्कोर जो दिया जाता है उस कंपैरिजन के हिसाब से दिया जाता है। तो जो भी एम्प्लॉय होता है जिसका हाईएस्ट स्कोर आता है उसको फर्स्ट रैंक देते हैं हम। इस तरीके से पेड कंपैरिजन रैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आपका फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ग्रुप में डाल दिया जाता है और परफॉर्मेंस कैटेगरीज के हिसाब से प्री डिसाइडेड परसेंटेज दे दी जाती है, यानी कि टॉप 10% के अंदर हम हाई परफॉर्मर्स को डालेंगे, मिडल 70 के अंदर एवरेज परफॉर्मर्स को और बॉटम 20 के अंदर लो परफॉर्मर को डालेंगे। इसको हम बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग। परसेंटेज डिसाइड कर कर एम्प्लॉय को ग्रुप कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं रैंकिंग मेथड के, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर ये यूज़फुल जब होता है जब एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम है, तब तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर हमें ये पता लगता है कि हमारे टॉप एम्प्लॉयज़ कौन है और बॉटम एम्प्लॉयज़ कौन है, यानी टॉप परफॉर्मर कौन है और बॉटम परफॉर्मर कौन है, इस चीज़ का हम इजीली पता लगा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती, और जब बहुत बड़ी टीम है तब भी इस मेथड का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। 1 लाख लोग हैं, 1000 लोग हैं काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो, उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मिडिल रैंकिंग के अंदर उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता। टॉप को पता लग गया हम बहुत अच्छे हैं, लोअर को पता लग गया हम बहुत बुरे हैं, मिड को पता ही नहीं हम क्या हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से एक अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वो हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। सेकंड आता है, थर्ड जो आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है जहाँ पर हर एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है दूसरे एम्प्लॉय के साथ पेयर के अंदर, यानी हर पेयर के अंदर जो है मैनेजर डिसाइड करता है, यानी पहले वो हर दो दो का पेयर बना देंगे और हर पेयर के अंदर से मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दोनों में से किसकी अच्छी है और उसके हिसाब से किया जाता है। यानी कि यहाँ पर 5 एम्प्लॉय हैं अगर ABCDE,
तो पेयर्स ऐसे बना देंगे ए और बी का, ए और सी का, ए और डी से कंपेयर करेंगे, ए बी में से कौन अच्छा है, ए सी में से कौन अच्छा है, डी में से कौन अच्छा है। हर टाइम जो बेटर परफॉर्मर होता रहेगा उसको सिलेक्ट करते रहेंगे और उसको स्कोर देते रहेंगे। तो जिसका लास्ट के अंदर स्कोर सबसे ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। स्टेप्स इसके अंदर ये होते हैं कि सबसे पहले तो हम सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाते हैं और हर पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं, कंपटीशन के अंदर, जैसे ए के बी सी डी ई सबके साथ, बी के ए सी डी ई सबके साथ। तो इस तरीके से सारे पॉसिबल पेयर्स हम इसके अंदर बनाते हैं। फिर कंपेयर करते हैं हम हर एम्प्लॉयज़ को पेयर के अंदर, यानी हर एम्प्लॉय को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, और जो बेहतर होगा उसको एक स्कोर दे देंगे कि आपको 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर उसके पास ऐसे कलेक्ट होते रहेंगे हर एम्प्लॉय के अपने अपने पॉइंट, और फिर लास्ट के अंदर जिसको जितने टोटल मार्क्स मिले होंगे सबको प्लस कर लेंगे, और जिसके भी टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे होंगे उसको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, इस तरीके से रैंक करते रहेंगे। एडवांटेजेस के ये होते हैं, हमारा कंपेरिजन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि हर एम्प्लॉय को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जज किया जा रहा है। तो एडवांटेज ये है कि वो कंपैरिजन बहुत अच्छा हो गया। जब भी प्रमोशन देना हो तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत काम आती है, और जब भी कन्फ्यूजन को हटाना हो या फिर तब हमें हर एम्प्लॉयज़ को इक्वल देखना हो, तब भी ये चीज़ बहुत काम आती है। लिमिटेशन ये होती है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, आप कितने पेयर्स बनाओगे? एक इंसान को 999 लोगों से कैसे कंपेयर कर लोगे? और ये सिर्फ कंपैरिजन के ऊपर फोकस करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर इसके अंदर कुछ नहीं होता, और इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव कॉम्पिटिशन भी आ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे टीम स्पिरिट भी कम हो सकती है। उसके बाद आता है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ऐसा रेटिंग मेथड है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डिवाइडेड किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस कैटेगरी के हिसाब से, यानी ये बेस्ड होता है, एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज बना लेते हैं, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को कैटेगरी के अंदर बांटकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को कैटेगरीज के अंदर डालता है, ठीक है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उस हिसाब से उनको कैटेगरीज में डालता है। एग्जाम्पल कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर लिया कि टॉप परफॉर्मर हम लेंगे 10%, एवरेज परफॉर्मर 70% और लो परफॉर्मर 20%। ये जो आइडिया आया था ये बेल कर्व के थ्रू आया था। अब इसके फीचर्स ये होते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय को जो प्लेस किया जाता है वो ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाता है एक सेट डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करके, और इसके अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर हमारे कौन है, और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस का ये है, यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की जो प्रॉब्लम है कि हर किसी को रेटिंग देना है हर किसी को, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर हट जाती है। और दूसरी ये है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इनकरेज करती है ये चीज़ और कंपटीशन को बढ़ाती है, और इसमें ये चीज़ में हमारी वेज और प्रमोशन डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है इस प्रोसेस के थ्रू। लिमिटेशन इसकी यही है, कमियाँ इसकी यही है, कभी कभी ये अनफेयर हो सकता है। अगर हर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो सकता है, अनहेल्दी कंपटीशन बन सकता है, और एम्प्लॉयज़ के बीच में स्ट्रेस बन सकता है। ये तो हर किसी का एक नेगेटिव पॉइंट होगा, और एम्प्लॉयज़ हो सकता है डीमोटिवेटेड फील करें अगर उनको लो कैटेगरी के अंदर डाला जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथडिंग। इस मेथड के अंदर जो है मैनेजर जो है स्पेसिफिक एग्जांपल्स को रिकॉर्ड करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के, यानी कि जहाँ पर या तो बहुत अच्छा कर दिया तो उसको भी रिकॉर्ड करती है, कुछ बहुत बुरा कर दिया तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। इन इंसिडेंट्स को हम क्रिटिकल इंसिडेंट्स कहते हैं, और इन इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर मैनेजर जो है हर एम्प्लॉय को जो है पूरे साल ऑब्जर्व करता है और नोट्स करता है हर एक इंसिडेंट कि किस टाइम पर, किस सिचुएशन पर, किस एम्प्लॉय ने क्या काम किया, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस जो जज की जाती है वो इन रिकॉर्डेड बिहेवियर्स के हिसाब से की जाती है। इसके फीचर्स ये होते हैं, ये एक्चुअल बिहेवियर पर डिपेंड होता है और उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है, और जो इंसिडेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जॉब से रिलेटेड होते हैं, जॉब से बाहर के कुछ सिग्निफिकेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते, और यहाँ पर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एडवांटेजेस के ये हैं कि आपको डिटेल्स और रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाएंगे परफॉर्मेंस के। दूसरा ये है बायस कम हो जाएगी क्योंकि रेटिंग नहीं देनी, फैक्ट के ऊपर बात करनी है। और थर्ड है काउंसलिंग के लिए और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लिमिटेशन ये है कि मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उनका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और इसका मेन जो फोकस जो होता है वो एक्सट्रीम बिहेवियर पर होता है, रेगुलर परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता। अगर इंसिडेंट को यहाँ पर प्रॉपरली रिकॉर्ड ना किया जाए तो मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा अनरिलायबल बन जाता है। उसके बाद आती है हमारी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको बार्स भी बोला जाता है। तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार जो होता है एक ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जिसके अंदर हम रेटिंग मेथड और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं।
तो बार्स के अंदर जो है परफॉर्मेंस का जो मेजर किया जाता है वो स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जांपल्स के थ्रू किया जाता है, यानी हर स्केल पॉइंट के ऊपर जो है एक रियल डिस्क्रिप्शन या फिर बिहेवियर या फिर एंकर दे रखा होता है। एग्जांपल क्या है रेटिंग स्केल का विद बिहेवियरल एंकर, यानी कि 5 का मतलब ये होगा कि हमेशा काम को कंप्लीट करता है टाइम के ऊपर और एक्यूरेसी के साथ। 3 का मतलब ये होता है कि कभी कभी डेडलाइन मिस हो जाती है बट ऐसा काम करता है जो कि एक्सेप्टेबल हो। 4 का मतलब ये है कि अक्सर लेट ही रहता है और काम के अंदर भी गलतियां होती हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ, रेटिंग तो दे ही दी बट साथ साथ उसके आगे के इंसिडेंट भी डिसाइड कर दिए कि किसके अंदर क्या चीज़ होती है, यानी रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट दोनों को क्या कम कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया बिहेवियरली एनकर्ड रेटिंग स्केल के अंदर। ठीक है, मेन इसके फीचर्स ये होगा कि यहाँ पर जो है क्लियर बिहेवियर स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर देते हैं और जॉब रिलेटेड एग्जांपल जो है उसके आगे लिखे हुए होते हैं ताकि जो है परफॉर्मेंस लेवल जो है इजीली समझ में आ सके। और ये गुड एंड बैड बिहेवियर यहाँ पर भी दोनों चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। एडवांटेजेस के ये होंगे कि ऑब्जेक्टिव होता है और फेयर इवेल्यूएशन होता है और एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनको समझ में आ जाती हैं और डेवलपमेंट और ट्रेनिंग डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और रेटर बायस को कम करने के लिए काम आता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है बनाना, दूसरा एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने में और बिहेवियर्स को क्लासीफाई करने में, और आउटडेटेड भी हो सकता है अगर जॉब रोल चेंज हो गए। उसके बाद आता है हमारा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल एक मल्टी सोर्स फीडबैक सिस्टम है, यानी अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर फीडबैक लेने के लिए। यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट की जाती है अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू, यानी उसके सुपीरियर यानी मैनेजर्स से, पीयर्स से, उसके कलीग्स से जो उसके साथी हैं, सबॉर्डिनेट से यानी जो उसके टीम मेंबर है, कस्टमर या फिर क्लाइंट से, किसी किसी जॉब के अंदर होता है ये भी। और सेल्फ एवेल्यूएशन भी किया जाता है कि आपको खुद आप कैसा लगता है, आपको अपना काम कैसा लगता है। इसके अंदर जो है एक फुल सर्कल यानी 360 डिग्री व्यू ऑफ परफॉर्मेंस होता है, यानी हर किसी से हम एम्प्लॉय के बारे में पूछते हैं। फीचर्स ये हो गए, यहाँ पर कंप्रेहेंसिव फीडबैक मिलता है हमें अलग अलग सोर्सेज से। यहाँ पर फोकस जो किया जाता है वो स्किल्स के ऊपर किया जाता है जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टीम वर्क। इसके अंदर ये हमें हमारी स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एडवांटेजेस के ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बैलेंस्ड फीडबैक होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, टीम वर्क और कॉपरेशन को इनकरेज करता है और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कमियाँ इसकी ये हो गई कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और फीडबैक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएं, और बायसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है ज़्यादातर लोगों के साथ तो बायसेस होंगे, और जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा ये बैठ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग। जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाता है तो मैनेजर जो है डिस्कस करता है रिजल्ट एम्प्लॉयज़ के साथ, तो यही डिस्कशन क्या कहलाया जाता है, हमारा परफॉर्मेंस फीडबैक कहलाया जाता है। और काउंसलिंग जो है एक ऐसा सपोर्टिव प्रोसेस है जहाँ पर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है, उनको समझाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उनकी क्या कमियां रहीं और किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्लान बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग के, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। दूसरा, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाए, अगर उनको रिकग्निशन मिले, इज्जत मिले तो वो मोटिवेट हो और आगे जाकर भी और अच्छा काम करें। और गाइडेंस मिले ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हों और प्रॉब्लम सॉल्व हों जिससे हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। प्रोसेस इसका ये होता है, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस डाटा का कलेक्ट करो अप्रेजल करते टाइम, ठीक है ना। और एक फॉर्मल मीटिंग को स्केड्यूल करो कि कब एक मीटिंग करनी है। और उसके बाद जो है सबसे पहले आप पॉजिटिव बताओ, आप अपने एम्प्लॉय को, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बताए, पहले पॉजिटिव बताए, फिर उसके बाद उसके नेगेटिव बताए, इंप्रूवमेंट एरियाज बताए कि कहाँ कहाँ उसकी कमी थी और कहाँ कहाँ वो क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। और गोल सेट कर ले फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए कि अब आपको ये गोल डिसाइड करने हैं जो कि आपको अचीव करने ही करने हैं, और उस चीज़ को फॉलो अप करता रहे रेगुलरली कि जो उसने गोल डिसाइड करे थे कि एम्प्लॉय उसको फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब फीचर्स क्या होते हैं हमारे इफेक्टिव फीडबैक के, सबसे पहले तो ये क्लियर होता है और जॉब रिलेटेड होता है, स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव होता है, रिस्पेक्ट के साथ होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ होता है। चुपके से करते हैं, कॉन्फिडेंशियल करते हैं ताकि हर किसी को हर किसी की कमियां ना पता लगें, और इसका मेन फोकस बिहेवियर पर होता है, पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं होता। मेन इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि यहाँ पर जो है ट्रस्ट बनता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, कॉन्फिडेंस और मोरल इंप्रूव होता है, और एम्प्लॉयज़ का हेल्प करता है कि वो करियर के अंदर ग्रोथ कर सकें, और ये चीज़ इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट हो।
ठीक है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, ताकि हम समझ सकें कि उनका करंट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, गैप्स क्या है उनके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, रीज़न क्या है कि उनके अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं पा रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि किस किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हेल्प करती हैं दोनों चीज़ों में, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को भी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी। मेन इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता लग जाती हैं एम्प्लॉयज़ की, और इम्प्रूवमेंट प्लान उसको हम प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों ही इम्प्रूव होते हैं, और यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन किया जाता है ताकि दोनों ही चीज़ें अचीव हो जाएं। और सब ये जो है हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती है, जितने भी हमारे प्रमोशन, रिवॉर्ड और करियर ग्रोथ से रिलेटेड डिसीजन होते हैं उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस क्या प्रोसेस क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस का? सबसे पहले तो हम परफॉर्मेंस डेटा कलेक्ट करते हैं, अप्रेजल मेथड किसी से भी, जो भी हमने ऊपर देखे। उसके बाद कंपेयर करते हैं कि हमने क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस डिसाइड, एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस डिसाइड करी थी और क्या एक्चुअली हमें अपने एम्प्लॉयज से मिल रही हैं। फिर हम परफॉर्मेंस गैप देखते हैं कि हमने डिसाइड तो इतना करा था बट हमें चीज़ें मिली इतनी हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और उसके फिर हम कॉजेज़ देखते हैं कि क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया हमारा एम्प्लॉय, की उसकी स्किल के अंदर कुछ कमी थी या मोटिवेटेड नहीं था वो, या फिर उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हम वो कमियां देखते हैं, फिर उस कमियों को पता करने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर मेंटरिंग दे सकते हैं या फिर उसके लिए मोटिवेशन प्रोग्राम रख सकते हैं ताकि वो आगे से चीज़ें अच्छी करे। फिर जब वो काम कर रहा होता है आगे तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, उस चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें एंड फॉलो अप करते रहें। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट की? सबसे पहले तो ये होता है कि हर एम्प्लॉय को ये चीज़ हेल्प करती है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, उसकी वैल्यू क्या है, और इससे उसकी स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर तीनों ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं। उसका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन आता है। और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है और कॉम्पिटिटिवनेस आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान को ये सपोर्ट करती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कल्चर बन जाता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का। अब कंपिटेंसी मैपिंग आती है हमारी नई चीज़। कंपिटेंसी मैपिंग जो एक पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो है हम नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी और बिहेवियर्स को, जिनको हम कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज यही सब तो चीज़ होती है कि इंसान की नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है, उसके अंदर एबिलिटीज़ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों को कॉम्पिटेंसीज बोला जाता है। तो इसके अंदर जो हम एक एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चाहिए कि वो इस जॉब को इफेक्टिवली कर पाए, यानी कि इसका मेन फोकस यही होता है कि क्या क्वालिटीज़ एक एम्प्लॉयज़ के अंदर होनी चाहिए एक पर्टिकुलर रोल की, कि वो जो है हमारे काम को कर पाए। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक इंसान के अंदर जो जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करता है अपनी किसी भी जॉब के अंदर, यानी कि कुछ भी उसकी लीडरशिप स्किल हो गई या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई या फिर टीम वर्क कम्युनिकेशन हो गया, तो ये उसकी कॉम्पिटेंसी कहलाई जाती है। कॉम्पोनेंट्स क्या होता है हमारे कॉम्पिटेंसीज के? सबसे पहले तो उसकी नॉलेज हो गई कि एक एम्प्लॉय को पता क्या क्या है। दूसरा उसकी स्किल्स हो गई कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। तीसरा चीज़ें हो गई उसकी एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, कि किस तरीके से हमारा एक एम्प्लॉय जो है बिहेव करता है वर्क करते टाइम। फोर्थ होगा उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स, की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, कॉन्फिडेंस कितना है, इंटीग्रिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट हो गए। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस करते हैं कि क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए होंगी इस जॉब को करने के लिए। फिर उसके बाद की कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं कि ये चीज़ें चाहिए इस जॉब को करने के लिए, कि उसकी स्किल्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और करंट कॉम्पिटेंसीज देखते हैं एम्प्लॉय की, कोई कौन कौन से एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके अंदर ये खासियतें हैं, ये स्किल्स हैं कि वो इस वर्क को, इस जॉब को, काम को कर सकें। फिर कॉम्पिटेंसी गैप देखते हैं कि किस किस कॉम्पिटेंसी की हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत है, और उस कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उन गैप्स को फुलफिल किया जा सके और एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे उनके अंदर ये चीज़ फुलफिल हो सके। अब अलग अलग टाइप की कॉम्पिटेंसीज आपकी हो सकती हैं, जैसे फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हो गई
जो जॉब स्पेसिफिक स्किल होती हैं, जैसे प्रोग्राम स्किल हो गई किसी भी आईटी जॉब के लिए, इसको हम फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। दूसरी होती हैं आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, यानी ये जो कम्युनिकेशन और टीम वर्क जो होता है, ये सारी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज आती हैं जो उसके बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। थर्ड होती है आपकी लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज की, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, स्ट्रेटेजिक विजन उसका कैसा है, जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। तो जो लीडर के अंदर जो खासियतें होनी चाहिए वो लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज के अंदर आती हैं। एडवांटेजेस के यही है कि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने के ये काम आती है, और यूज़फुल होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, करियर और सक्सेशन प्लानिंग के बहुत काम आती है। और ये चीज़ इंश्योर करती है कि हर एम्प्लॉय को जो है उसके राइट रोल के अंदर डाला जाए। ऐसा ना हो कि किसी इंसान के अंदर वो स्किल ना हो और वो उसको उस काम में डाल दिया जाए, और ये जो है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के काम आती है। लिमिटेशन क्या होती हैं, इसमें एक्सपर्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और कॉम्पिटेंसीज जो हैं जॉब के नेचर के चेंज होने के साथ चेंज भी हो सकती हैं, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है ये चीज़। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसका नाम है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है और चीज़ें अडेप्ट करती रहती है लर्निंग के थ्रू, यानी उसके अंदर नए नए एक्सपीरियंस आते रहते हैं, नई नॉलेज आती है, एम्प्लॉयज़ के नए आइडियाज़ होते हैं, और अपने एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ अपने आप को अडॉप्ट करती रहती है। यानी कि ये हर लेवल के ऊपर यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग चल रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी, टीम लेवल पर भी, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू पीटर सीज, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को जो है कंटिन्यूअली एक्सपेंड करते रहते हैं, यानी कि रेगुलरली बढ़ाते रहते हैं, ताकि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो पाए, और जो नई सोच है उसको इनकरेज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो पैटरसिंज का मॉडल क्या है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो पैटरसिन ने जो है 5 डिसिप्लिन जो हैं बनाए हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला उन्होंने बोला है पर्सनल मास्टरी, यानी पर्सनल मास्टरी का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता रहे, को जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, जो एक इंडिविजुअल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को अपने खुद के पर्सनल गोल सेट करने चाहिए और अपने आप को डेवलप करना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल मास्टरी। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा मेंटल मॉडल्स, यानी कि जो ओल्ड बिलीफ्स हैं या फिर पुरानी अजम्पशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको चैलेंज करना, कि ये सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें अब ख़त्म कर कर हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी ओपन माइंडेडनेस लाएँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि नए आइडियाज़ जो हैं वो ग्रो हो पाएँ। थर्ड होता है शेयर्ड विजन, यानी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हर कोई अचीव करना चाहे, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जिसमें मोटिवेटेड फील होगी, हम सब लोग मिलकर काम करें ताकि ये जो कॉमन रिजल्ट है वो अचीव हो पाए। फोर्थ होता है आपका टीम लर्निंग, यानी कि हमेशा टीम वर्क में काम करो, ताकि जो है लर्निंग आपकी इम्प्रूव हो, आप दूसरे लोगों से सीखो, दूसरे लोग आपसे कुछ सीखें। ठीक है ना, तो जब भी नॉलेज शेयर होती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो जो है नॉलेज के शेयर होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम थिंकिंग्स, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल यूनिट समझना, यानी कि हर डिपार्टमेंट के बीच में और हर एक्शन के बीच में कनेक्शन ढूंढना, किसी को भी किसी से अलग ना समझना, सिस्टमेटिक थिंकिंग के साथ चलना। तो ये जो 5 डिसिप्लिन है ये एक कल्चर बना देते हैं कंटिन्यूस लर्निंग का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ज़रूरत क्या होती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहले तो यह है टेक्नोलॉजी रेगुलरली चेंज हो रही है और मार्केट कंडीशन रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, तो इस रेगुलर चेंज के लिए अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ग्लोबल कंपटीशन इतना बढ़ गया है और इनोवेशन की इतनी ज़रूरत है, तो इस वजह से भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों का जो है इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय की स्किल डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रोके रखने के लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, और क्रिएटिविटी बढ़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़े,
उसके लिए भी क्या होती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को इफेक्टिवली उस चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अलग अलग टाइप की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लर्निंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहली होती है इंडिविजुअल लर्निंग, यानी कि जब एम्प्लॉय खुद एक चीज़ सीख रहा है, यानी ट्रेनिंग के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू किसी कोई एक एम्प्लॉय लर्न कर रहा है चीज़ें, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल लर्निंग। और दूसरी होती है टीम या फिर ग्रुप लर्निंग, यानी कि जब टीम मेंबर्स के बीच में नॉलेज शेयर की जा रही है तो उसको हम बोलेंगे टीम या ग्रुप लर्निंग। इससे क्या होगा, कोलैबोरेशन इम्प्रूव होगा। थर्ड होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, यानी सिस्टम्स को, कल्चर्स को, पॉलिसीज़ को समझना। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। यानी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है वो चीज़ होती है। यानी कि जो है अगर एम्प्लॉय छोड़ भी जाते हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनकी नॉलेज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती है। तो इस टाइप की लर्निंग हमको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। फैक्टर क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को? सबसे पहला तो होता है लीडरशिप का सपोर्ट और उसका इनकरेजमेंट। जितनी ज़्यादा लीडरशिप को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और इनकरेजमेंट प्रोवाइड की जाती है तो जो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए और हमेशा एक ऐसा कल्चर हो जहाँ पर नॉलेज शेयर हो रही हो हर किसी के बीच में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाएँ रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल किया जाए और एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए। जब भी डिसीजन मेकिंग करें, कोई भी डिसीजन लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉयज़ को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और रिवार्ड सिस्टम रखा जाए जिसकी वजह से इनोवेशन इंक्रीज होगी। यानी कि बोलोगे अगर आप लोग कुछ इनोवेटिव करते हो तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेंगे। और फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव स्ट्रक्चर बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब ऑब्स्टेकल क्या हैं, रुकावटें क्या हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में? कुछ कुछ सबसे पहले तो ये है, कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं चाहते। वो चाहते हैं जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज ना आए, जिसकी वजह से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने में रुकावट आती है। दूसरा, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती कभी कभी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा ये होगा कि अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती और अच्छे से नॉलेज शेयर नहीं हो पाती एम्प्लॉयज़ के बीच में। और कभी कभी बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है, या किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कराने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी लाने के लिए कोई भी नई, बजट बहुत टाइट होता है, तो इस वजह से हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती। कहीं कहीं पर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चल रहा है तो वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, वो वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। और छठा है कि लोगों को फेलियर या फिर क्रिटिसिज्म का डर होता है कि क्या तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेल ना हो जाए या फिर क्रिटिसाइज ना हो, तो इस वजह से वो भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाना चाहते। और ये हमेशा शॉर्ट टर्म रिजल्ट के ऊपर जो लोग फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म लर्निंग से ज़्यादा, वो लोग भी रुकावट बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंपनसेशन देखते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंपनसेशन जो है वो आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। यानी कि जो कंपनसेशन होती है वो एम्प्लॉय को, कंपनसेशन शुड रिवॉर्ड एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हाउ वेल दे परफॉर्म, नॉट जस्ट देयर जॉब पोजीशन और एक्सपीरियंस। यानी जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को वो उस बेसिस पर मिलनी चाहिए कि कितना अच्छा उन्होंने काम करा। इस वजह से नहीं कि उनकी जॉब पोजीशन क्या है या फिर उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से उनको अच्छी कंपनसेशन मिल जाएगी। कंपनसेशन मिलनी चाहिए कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया। अगर ये चीज़ होगी, कंपनसेशन अगर उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर होगी, तो इससे क्या होगा, फेयरनेस होगी हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अब कॉन्सेप्ट क्या है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का, जिसको पीआरपी भी बोला जाता है? तो जो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, ये एक ऐसा कंपनसेशन सिस्टम है जहाँ पर एम्प्लॉय को डायरेक्टली पे किया जाता है उसके परफॉर्मेंस रिजल्ट के हिसाब से, जैसा काम वैसा पैसा। अगर हायर परफॉर्मेंस होगी तो उसको हायर पे मिलेगी, अगर लोअर परफॉर्मेंस होगी तो लोअर पे मिलेगी या फिर कुछ एडिशनल पे नहीं मिलेगी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पे फॉर और परफॉर्मेंस मेरिट पे या इंसेंटिव पे, कुछ भी बोल सकते हैं। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, अगर एम्प्लॉय ने अपना परफॉर्मेंस टारगेट अचीव कर दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। और इसका मेन फोकस यही होता है रिजल्ट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर और कंट्रीब्यूशन के ऊपर। और ये एज अ बोनस या फिर वेरिएबल पे मिलता है बेसिक सैलरी के ऊपर। यानी जो बेसिक सैलरी है वो तो हर किसी को मिलती है, उसके ऊपर का जो बोनस होता है वो हमारा पीआरपी होता है, ठीक है। और इनका एक कॉम्पिटिटिव और परफॉर्मेंस ड्राइवन कल्चर बना देते हैं, या फिर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई उस बोनस को लेने के लिए ज़्यादा काम करना चाहेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पीआरपी के? इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं कि वो काम को अच्छे से करें और स्मार्टली करें, और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। जब एम्प्लॉयज़ ही अच्छे से काम करेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी,
प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुके रहेंगे और जितने भी लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनको काम ज़्यादा लगेगा। और फोर्थ से ये होता है, एम्प्लॉय के एफर्ट को हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन कर देते हैं ताकि दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकें। और इसके अंदर फेयरनेस आती है रिवॉर्ड के अंदर, यानी कि जो अच्छा काम करता है उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा नहीं हो रहा कि उसके पोजीशन के हिसाब से उसको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। अब अलग अलग हमारी पीआरपी होती हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि जब भी पर्सनल परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि जब हर एम्प्लॉय के जो रिजल्ट्स हैं वो मेजर करके उनको इंडिविजुअली रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल परफॉर्म रिलेटेड पे। दूसरा होता है टीम परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि जब रिवॉर्ड जो है शेयर किया जाता है ग्रुप में, ठीक है ना, कि पूरी टीम का क्या रिजल्ट आया उस हिसाब से पूरा जो रिवॉर्ड होगा वो सबके बीच में शेयर किया जाएगा। तो जब भी टीम वर्क बेस्ड डिपार्टमेंट अगर बने हुए होते हैं तो उसके लिए जो है टीम परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बहुत काम आता है। थर्ड होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट अगर अच्छा हुआ कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया है, या फिर एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉफिट शेयरिंग दे दी या फिर एनुअल बोनस दे दिया, तो इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलेंगे। अब क्राइटेरिया क्या होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का, तो पीआरपी को इफेक्टिव होने के लिए ये क्राइटेरिया जो है इंश्योर किया जाता है। सबसे पहला तो ये है कि मेजरेबल और क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होने चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि मेजरेबल हो, यानी कि या तो क्वांटिटी में या क्वालिटी में, फिर डेडलाइन के नंबर्स के अंदर वो मेजरेबल हो, ठीक है। और दूसरा ये है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम हो, यानी कि जितने भी अप्रेजल मेथड्स हैं वो जो हमने पिछले यूनिट के अंदर देंगे वो सारे क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और अनबायस्ड होने चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को जो है अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग लिंक होनी चाहिए पे और परफॉर्मेंस के बीच में, यानी कि रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए वो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्यूरेटली मिलना चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर होंगे उनको अच्छे बेनिफिट मिलने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द लोअर परफॉर्मर। फोर्थ है एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, और यानी कि एम्प्लॉय को भी इन्फॉर्म करो कि किस तरीके से हम पीआरपी को काम करती है और किस तरीके से उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर वो काम अच्छा करेंगे। और उनको रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड करते रहो कि अभी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आप इसको इम्प्रूव करो, अदरवाइज़ आपको पीआरपी नहीं मिलेगी। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के कैपेबल होगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड दे सके रेगुलरली। अब ऐसा हुआ कि एक महीने तो दे दिए, अगले महीने बजट ही टाइट हो गया, किसी को पैसे दे ही नहीं पाए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। और रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, रेगुलरली रिव्यू करते रहो, यानी कि जो सिस्टम जो होता है, सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू चेंज इन जॉब्स मार्केट एंड बिजनेस गोल, यानी कि जॉब्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस गोल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा उसके हिसाब से हम अपने सिस्टम को अडेप्ट करते रहें। सेवंथ है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कल्चर ऐसा होना चाहिए जो इनोवेशन को, अकाउंटेबिलिटी को, टीम वर्क को इनकरेज करे। ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ा है। अब एडवांटेजेस क्या क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के, सबसे पहले तो ये है एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन इंप्रूव होता है और मोराल बढ़ता है उनका, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, और हमें पता लगता है कि कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे टॉप टैलेंट्स हैं जिनको हमको प्रमोशन देना चाहिए। और यहाँ पर एक गोल ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है पूरा, और इससे क्या होती है एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है कि उनको अब काम करके देना ही देना है, अदरवाइज उनको बोनस नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, नुकसान क्या हैं पीआरपी के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के, हो सकता है एक अनहेल्दी कंपटीशन बन जाए या फिर स्ट्रेस बन जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और कभी कभी जो है कुछ कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं, जॉब्स ऐसी होती हैं जिसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, वो डिफ़िकल्टी आती है उनको मेजर करने में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। और ये है कि हो सकता है कि बायस हो, जो मैनेजर है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करा रहा है, जो रिवॉर्ड दे रहा है, हो सकता है उसको सिर्फ कोई एक एम्प्लॉय ही पसंद हो, सिर्फ वो उसे ही दे रहा हो, तो ये बायसनेस का भी पॉइंट होता है डिसएडवांटेज में। और हो सकता है एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ फोकस हो सिर्फ रिवॉर्डेड टास्क के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दे, यानी कि जिस चीज़ में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है उस पर तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बट जहाँ पर उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा वो उसने छोड़ ही दिया। और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्टली भी पड़ सकता है, यानी उनको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा
एम्प्लॉयज़ को उनके पैसे ज़्यादा देना, बोनसेस देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को महंगा पड़ सकता है। अब किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं अपने पीआरपी को, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम को। यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम जो है केयरफुली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद रेगुलरली उसको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस रहे, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं हम अपने पीआरपी को, यानी कि इंस्टॉलिंग पीआरपी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से सेटअप करते हैं हम अपना पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली। तो इसके स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन कर लो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहले से ही क्लियर रख लो कि ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, कि प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी अच्छी करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है। वो पहले से ही डिसाइड कर लिया। वो डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड जॉब्स देखो कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो पीआरपी के लिए सूटेबल है, यानी एक ऐसे ऐसे रोल देखो जहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरेबल होगी। जैसे सेल्स के अंदर मेजरेबल होती है, प्रोडक्शन के अंदर, कस्टमर केयर के अंदर मेजरेबल होती है। तो ऐसी ऐसी जॉब्स देखो। फिर उसके बाद जो है क्लियर और मेजरेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो, यानी कि ये डिसाइड कर लो कि किस चीज़ को हम एक अच्छी परफॉर्मेंस मानेंगे। और जो स्टैंडर्ड होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है ना। स्मार्ट की फुल फॉर्म याद है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और उसके बाद एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड सेट करो, यानी एक फेयर इवेल्युएशन की टेक्निक यूज़ करो। जैसे हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर देखी थी, बार्स, एमबीओ या फिर 360 डिग्री, जो भी आपको बेस्ट लगे उसको चूज़ करो। और पे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करो, यानी ये डिसाइड करो कि जो आप दोगे वो बोनस दोगे, कमीशन दोगे, प्रॉफिट का शेयर दोगे या फिर मेरिट इंक्रीज दोगे, क्या दोगे। यानी कि और ये भी डिसाइड करो कि जो पीआरपी दी जाएगी वो इंडिविजुअल को दी जाएगी, टीम बेस्ड पे दी जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन पे दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग पे स्ट्रक्चर के अंदर ही आएंगी कि आप पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो कि किसको कितना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट करो और इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज़ को, यानी कि और अपने एम्प्लॉयज़ को समझाओ कि किस तरीके से पीआरपी काम करता है। और एम्प्लॉय को जो है ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर। अगर उसे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो मोटिवेट नहीं होगा काम करने के लिए। उसे लगेगा कि ये कभी देते हैं कभी नहीं देते, तो वो काम नहीं करेगा। बट अगर उसको पक्का यकीन होगा तो वो अच्छे से काम करेगा। और फिर मैनेजर्स को और अप्रेजर को ट्रेन करो, यानी कि मैनेजर को जो है ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है फेयरली तरीके से, और क्या क्या फीडबैक देना है, ये हर मैनेजर को आना चाहिए। फिर पायलट टेस्टिंग करो, यानी कि पूरा रोल आउट करने से पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस रूल को अप्लाई करने से पहले सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऊपर ट्राई करो। और इससे क्या होगा, जो भी इश्यूज रेज होंगे, ठीक है ना, वो पहले ही रेज हो जाएंगे और उनको आप पहले ही सॉल्व कर दोगे। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर उसके बाद वो इश्यूज आने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर 9th के अंदर ये है, जब आप जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर दो तो उसको फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि पूरे पीआरपी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगा दो, ताकि पायलट एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है। पायलट एक्सपीरियंस के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिंग पीआरपी। मॉनिटरिंग से जो है, यानी रेगुलरली चेक करने से ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि पीआरपी जो है वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। और इससे ना ही बायस क्रिएट होता, ना ही स्ट्रेस क्रिएट होता। अब की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो मॉनिटरिंग करने के काम आती हैं पीआरपी के लिए। सबसे पहला तो ये है कि रेगुलर रिव्यू और इवैल्यूएशन करते रहो, यानी ये चेक करते रहो कि टारगेट और रिवार्ड जो हैं वो जॉब और मार्केट से रेलेवेंट हैं या फिर नहीं है। अगर रेलेवेंट नहीं है तो उनको हटा दो, अगर मॉडिफाई कर दो अगर सिस्टम को। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ आज के टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं है तो उसको हटा दो। और परफॉर्मेंस डेटा ट्रैकिंग करो, यानी कि HRIS या फिर दूसरे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करो, ताकि जो है आप परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को एक्यूरेटली मेंटेन कर सको। और फिर उसके बाद है इम्पैक्ट को चेक करो एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के ऊपर, यानी ये चीज़ चेक करो कि अगर कोई पीआरपी से एम्प्लॉय इनकरेज हो रहे हैं या फिर डीमोटिवेट हो रहे हैं। हो सकता है डीमोटिवेट भी हो जाए अगर उनको ना मिले तो। और फीडबैक लो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर से, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं एम्प्लॉयज़ को, कि फेवरेटिज्म तो नहीं है कि एक मैनेजर एक ही बंदे का साथ दिए जा रहा है, और अगर अनक्लियर स्टैंडर्ड है, बता नहीं रखा कुछ सही तरीके से, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो है अपने एम्प्लॉयज़ से पूछोगी। कुछ ऐसी चीज़ तो आपको लगती नहीं है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, यानी कि कंपेयर करो रिवार्ड कॉस्ट को प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के साथ, और ये चीज़ इंश्योर करो जो पीआरपी है वो फाइनेंशियली वायबल रहे। और सिक्स्थ आपका फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑडिट करो, यानी कि ये चीज़ मेक श्योर करो कि जो पूरा सिस्टम है हमारा वो अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है ना। और ग्रीवियंस जो है उसको हैंडल करो, जो भी परफॉर्मेंस रेटिंग से रिलेटेड ग्रीवियंस परेशानी जितनी भी उनको हैंडल किया जाए।
और लिंक कर दो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड शुड गेट मॉनिटरिंग एंड स्किल ट्रेनिंग, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उनको, उन लोगों के लिए क्या किया जाए, मेंटरिंग की जाए उनको, और उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए ताकि वो चीज़ उनकी इम्प्रूव हो। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है मॉनिटरिंग की, इससे ये होता है कि एम्प्लॉयज़ का भरोसा बन जाता है कंपनसेशन सिस्टम के ऊपर। दूसरा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर बायस होते हैं या डिससेटिस्फेक्शन होती हैं, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बच जाती है और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होती रहती है। हमारे जितने भी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती रहती है कंटिन्यूअसली। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आ जाती है हमारी पीआरपी की में, और जो हमारा सिस्टम है वो बिजनेस गोल के चेंज होने के साथ उससे अलाइन करता रहता है इजीली, तो ये चीज़ काम आती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम को, वहाँ जाकर मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वर्थ द ₹150 ओनली, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। ओके, मिलते हैं फिर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका लास्ट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 4। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। ठीक है, तो यूनिट नंबर आपका 4 होता है। पहले जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मीनिंग देखते हैं। करियर प्लानिंग ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने करियर गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें अपने करियर के अंदर क्या चीज़ अचीव करनी है, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना, कि उनकी क्या खासियत हैं, क्या उनकी कमियां हैं, और उनको एक पाथ दिखाया जाता है, एक रास्ता दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो हो सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनको प्रमोशन देती है और उनको गाइडेंस देती है। तो रिलेशनशिप क्या होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और करियर प्लानिंग के बीच में? तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के बारे में, फीडबैक देती है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ क्या हैं, और डेटा देती है प्रमोशंस के लिए और फ्यूचर जॉब रोल्स के लिए। तो यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को ग्रो और सक्सेसफुल होने में अपने करियर के अंदर मदद करती है। ठीक है, और जो करियर प्लानिंग है उससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और करियर प्लानिंग, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि क्यों, क्या फ़ायदा है अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को करियर प्लानिंग के साथ लिंक करते हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि क्लियर करियर पाथ बन जाता है एम्प्लॉयज़ का। यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये चीज़ें समझने लगते हैं कि क्या स्किल्स और क्या परफॉर्मेंस लेवल जो हैं चाहिए होते हैं हाई पोजीशन के लिए जाने के लिए। फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं जब भी उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, और इससे जो हेल्प मिलती है उनको अपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि जो परफॉर्मेंस रिव्यू है उनको क्लियरली दिखा देता है ये सारे एरियाज हैं इंप्रूवमेंट के, आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूव टैलेंट रिटेंशन। यानी कि जो स्किल्ड और हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं जब उनको फेयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्टिव प्रमोशन और सक्सेशन डिसीजन होते हैं, यानी कि प्रमोशन जो बेस्ड होते हैं वो परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस है पूरा फेयरली तरीके से चलता है। उसके बाद ये है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। यानी कि जब एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव होती है। उसके बाद है कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है, यानी कि करियर ग्रोथ होने की वजह से उनका मोराल हाई होता है और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन उन लोगों को मिलने लग जाती है। और ये वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर भी हेल्प करती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेती है कौन कौन उसके फ्यूचर लीडर हैं और कौन कौन जो ऐसे लोग हैं जो की पोजीशन के अंदर जा सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो सिग्निफिकेंस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की करियर प्लानिंग में? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो हेल्प करता है एम्प्लॉय की रीडीनेस को कि ये जो है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए काबिल है या नहीं है हमारे एम्प्लॉय। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा बताता है।
तो फीडबैक और जो काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से जो है अपने करियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरीके से अलाइन किए जाते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को बता सकें कि क्या की कॉम्पिटेंसीज़ आपको चाहिए होंगी अगर आपको फ्यूचर रोल करने हैं, अगर आपको आगे निकलना है, बड़ी पोजीशंस के ऊपर जाना है। इससे क्या होगा, जो कंटिन्यूअस लर्निंग का जो होता है वो उन लोगों के अंदर, हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर वो चीज़ इनकरेज होगी, वो बढ़ावा देगी उस चीज़ को। और उनकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस भी बन जाएंगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं कर सकते। और ये हेल्प करेगी हमारे इंडिविजुअल करियर गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करने में। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिनके पास हाई पोटेंशियल है, वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता लगा पाएंगे कि ये एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये लीडरशिप रोल के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब कोचिंग और मेंटरिंग क्या होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले कोचिंग का। तो कोचिंग जो है एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी होती है। यहाँ पर जो है एक मैनेजर होता है या फिर एक ट्रेंड कोच होता है जो गाइड करता है अपने एम्प्लॉय को कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, वो नई स्किल सीख जाएँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएँ और जितने भी शॉर्ट टर्म गोल हैं वो अचीव कर लें। यानी कोचिंग जो फोकस होती है वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस पर होती है और स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स पर होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है मेंटरिंग का, तो मेंटरिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है जहाँ पर एक सीनियर जो होता है या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जिसको मेंटर बोला जाता है, वो अपने जूनियर एम्प्लॉय या फिर मेंटी की हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, उसको गाइड करता है कि करियर डेवलपमेंट उसका कैसे होगा, उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है और उसकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सिखाता है और उसको जो है उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करवाने में उसकी मदद करता है। यानी जो मेंटरिंग जो फोकस करती है वो पूरे करियर और पूरे पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करती है और जो कोचिंग होती है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं। ठीक है। अब रोल्स क्या क्या होते हैं कोचिंग में, तो कोचिंग के अंदर जो है सबसे पहले परफॉर्मेंस गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसकी कमियां हैं। फिर उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपके अंदर ये कमियां और आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है और उसको रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। यानी कि जो अगर हम जो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो है प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है और उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट कर लिए जाते हैं। और इससे ये होगा जो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो है वो इम्प्रूव होगी और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। तो रोल्स क्या होते हैं हमारे मेंटरिंग के अंदर, सबसे पहले तो ये करियर गाइड और एडवाइज़र काम करते हैं। हमारे जो मेंटर होते हैं अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने विजडम को शेयर करते हैं अपने मेंटी के साथ और मेंटी को हेल्प करते हैं कि उसका प्रोफेशनल नेटवर्क अच्छा बने और उसकी पर्सनल ग्रोथ को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को नए चैलेंजेस के साथ और एक रोल मॉडल बन जाते हैं उनकी वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स किसी भी मेंटी के लिए। और कोचिंग के एडवांटेज ये होंगे कि इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट हो जाता है किसी भी जॉब परफॉर्मेंस के अंदर, क्विकली वो नई स्किल सीख जाता है, उसकी कमियां कम हो जाती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है और एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ में हेल्प करता है कि वो जो रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर पाए। और डिसएडवांटेजेस यही होंगे कोचिंग के कि इसकी यहाँ पर टाइम बहुत लगता है और एफर्ट जो है दोनों साइड से होने चाहिए, कोच की साइड से भी और एम्प्लॉय के साइड से भी। और अगर कोचिंग ठीक तरीके से नहीं की गई तो इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और जो एम्प्लॉय जो हैं ये भी हो सकता है क्योंकि वो कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए क्योंकि कोच जो है उनको सारा आंसर ऐसे ही सामने रख रहा है और यहाँ पर जो है प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। अगर कोच जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है और जितनी भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है उनके लिए सूटेबल नहीं होता। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मेंटरिंग के, ये लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के अंदर मदद करती है, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करती है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाती है एम्प्लॉयज़ रिटेंशन बढ़ाती है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डेवलप करती है और लीडरशिप पाइपलाइन बनाती है और पर्सनल गाइडेंस देती है हर एम्प्लॉय को और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये हो गए उसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये होगा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम लगता है और अगर मेंटर बायस होगा तो मेंटी के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ सकता है और मेंटर और मेंटी दोनों को मैच कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है अगर मेंटर मेंटी के साथ शेयर कर देता है तो हो सकता है उसका भी मिसयूज़ हो जाए और जो अगर इनफॉर्मल मेंटरिंग होती है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर गोल जो हैं वो बेकार हो सकते हैं।
तो रोल क्या होते हैं कोचिंग और मेंटरिंग के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर? इसका रोल ये होते हैं कोचिंग और मेंटरिंग के कि ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती हैं कि जो भी उनके प्लान्ड परफॉर्मेंस गोल हैं वो अचीव हो पाएँ। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या-क्या हैं जो उनको इम्प्रूव करनी है, वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं उन लोगों की। वो रेगुलरली नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी स्किल अपग्रेड करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उनकी मोटिवेशन बढ़ती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करने में काम आती है। कम्युनिकेशन और वर्क रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है और सक्सेशन प्लानिंग को सपोर्ट करती है और लीडरशिप डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट देखते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो हमने फर्स्ट यूनिट के भी अंदर देखा है, एक कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसका मेन फोकस क्या होता है कि पहले हम परफॉर्मेंस गोल से डिसाइड करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर उस हिसाब से उनको क्या करते हैं फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमको कमी लगती है उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और हम इसके अंदर क्या करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, अलाइन कराकर चलते हैं। यानी यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि एम्प्लॉय जो हैं वो अपनी बेस्ट एबिलिटी को परफॉर्म करें ताकि जो है ओवरऑल सक्सेसफुल वो हो पाएँ। टैलेंट मैनेजमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके अंदर वो प्रोसेस आते हैं यानी कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंट ढूंढना कि कौन कौन ऐसे लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बहुत टैलेंटेड है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की, अगर ये टैलेंटेड हैं तो इनको और अच्छा बनाया जाए। और जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोके रखना लंबे टाइम के लिए ताकि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो अचीव हो पाए। यानी इसका मेन फोकस यही होता है या तो हायर करो या नर्चर करो या फिर एम्प्लॉयज़ को रोके रखो जो हाई पोटेंशियल या फिर हाई वैल्यू वाले एम्प्लॉयज़ हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना रोके रखना टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो रिलेशनशिप क्या होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट में? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें ये हेल्प करने में मदद करता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय हमारे हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है और टैलेंट मैनेजमेंट हमें ये हेल्प करता है जो हमारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहें, रुके रहें। और यानी ये जो दोनों सिस्टम ही ये इंश्योर करते हैं कि जो राइट लोग हैं, राइट पीपल्स हैं, उनको राइट रोल्स मिलें, उनको ठीक उनके काम मिलें। यानी ये दोनों मिलकर सपोर्ट करते हैं सक्सेशन प्लानिंग को और कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर लीडर बनेगा वो चीज़ मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करा, उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बेस्ट हैं और उनको जो है मेंटरिंग प्रोवाइड करी और उनको रिवॉर्ड दिया, जिससे वो क्या हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहे, रुके रहे। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के? मेन जो है इसका फोकस यही होता है जो भी हाई पोटेंशियल या फिर हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर मेन इसका फोकस होता है। इसका मेन एम ये होता है कि उन लोगों का करियर डेवलपमेंट हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी और उन एम्प्लॉय के भी, और कंटिन्यूअसली वो चीज़ें सीखते रहें और उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे और उनका एक परफॉर्मेंस वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक कॉम्पिटिटिव और फेयर कंपनसेशन स्ट्रक्चर बना रहे और सक्सेशन प्लानिंग हो की पोजीशंस के लिए और एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है टैलेंट मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो ये होता है एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस कर देता है, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वर्कफोर्स बनाता है और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और एक पॉजिटिव और कमिटेड वर्क कल्चर बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और स्ट्रेटजीज क्या होती हैं एम्प्लॉयज़ को रोके रखने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सबसे पहले तो उनको इफेक्टिव कंपनसेशन दो, इफेक्टिव उनको रिवॉर्ड दो यानी कि परफॉर्म बेस्ड पे दो, उनको बोनसेस दो, इंसेंटिव दो जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुके रहें। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराओ, उनको लर्निंग प्रोग्राम दो, उनको इंटरनल प्रमोशन दो, बहुत ज़्यादा मेंटरिंग करो, उनकी कोचिंग करो, उससे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रुके रहेंगे। तीसरा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन करो यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करो, एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल बनाओ, वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखो उन लोगों का, यानी उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करो, रिमोट वर्क प्रोवाइड करो, हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस प्रोवाइड करो कि बस रुके रहना चाहे हमारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर, कंपनी छोड़ कर ना जाए। ठीक है। रिकॉग्निशन दो, उनको अप्रिसिएशन दो यानी कि रेगुलर एक्नॉलेजमेंट करते रहो उनकी अचीवमेंट की, पब्लिक अप्रिसिएशन प्रोग्राम उनको प्रोवाइड कराते रहो,
हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाओ, यानी कि रिस्पेक्टफुल और फेयर ट्रीटमेंट मिले हर एम्प्लॉय को। अगर रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रुकेगा, तो उनको प्रोवाइड करो रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और एक सेफ और एक स्ट्रेस फ्री वर्क प्लेस बनाओ कि जहाँ पर किसी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है। और एक अच्छा लीडरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करो, यानी कि एक मोटिवेशनल और एक सपोर्टिव मैनेजर हो, और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर हो, जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो, उनकी रोल एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर दो एम्प्लॉयज़ की, और उनको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो कि हम आपको काम देंगे, आप बस रुके रहो, आप हमारी कंपनी छोड़कर मत जाओ। और टैलेंट पूल बनाओ, सक्सेशन प्लानिंग करो, यानी कि ग्रोथ को सपोर्ट करो लीडरशिप रोल्स के अंदर, ठीक है। अब रोल्स क्या क्या होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ इंश्योर करो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो मोटिवेटेड रहें पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस गैप्स को रिड्यूस कर दो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके जो भी परफॉर्मेंस गैप्स हैं उनको कम किया जाए, और जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको बनाया जाए हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज के साथ जोड़े रखा जाए, ठीक है। तो बस छोटा सा ही यूनिट था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे। तो सर दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉर द ₹150 ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और अब आप कमेंट कर कर बताएं कि अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, उसी सब्जेक्ट पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।